Any other questions on this problem? Okay. Acha, I have a question. The question is this the positive terminal of the voltage source? Sorry, of the resistor. Let me rephrase. Is this the positive terminal of the resistor? Exactly. Exactly. बिल्कुल, we cannot say anything yet. Only when we have found out the current through this resistor will we be able to say for certain कि resistor का जो positive terminal है वो right पे है या left पे है. ठीक है? This is just a variable whose which has been given a certain labeling with respect to its positive or negative terminal. अगर हमें ये पता चले कि इस रेजिस्टर के थ्रू ये करंट इस तरह फ्लो कर रहा है 3 एम्पेयर्स का, तो फिर यस Vx इज गोइंग टू बी 9 एम्पेयर्स. अगर हमें ये पता चले कि करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 3 एम्पेयर्स का, तो Vx इज गोइंग टू बी इक्वल टू -9 एम्पेयर्स. Vx खुद गलत नहीं है. Vx को हमने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. Vx इज़ अ वेरिएबल which is defined in such a way कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है. अब करंट फ्लो जब करेगा रेजिस्टर के थ्रू और वो हमें पता चलेगा कि कितना करंट है, देन वी विल बी एबल टू रिलेट इट टू Vx. ठीक है, एक चीज़. दूसरी चीज़ कि Vx in itself, in its own right, is a variable, but it is not necessarily it does not necessarily define the polarity of the resistor. ठीक है, रेजिस्टर हो सकता है कि अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, वोल्ट्स होगा. रेजिस्टर के अक्रॉस हो सकता है +9 वोल्ट्स हो विद रिस्पेक्ट टू Vx. हो सकता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस तो देखें पॉजिटिव पोलैरिटी ही होगी, लेकिन हो सकता है Vx विद रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टर्स वोल्टेज इज गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू हैव द ऑपोजिट पोलैरिटी. ठीक है, तो ये पैरेलल इट्स गुड दैट यू गाइस हैव सम आइडिया ऑलरेडी. ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल अगेन इज consisting of a supernode. अगर इसके ऊपर मैश एनालिसिस लगाएं तो वी विल एंड अप विद 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स. तो उसमें से कुछ वेरिएबल्स जो हैं स्पेसिफिकली ये वाला मैश और ये वाला मैश, ये बड़े इजी हैं आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इसका अगर हम कहते हैं I1 है और ये है I2 अज्यूम करें, तो I1 इज easily equal to -8 amperes. ठीक है, because it's in the same direction as the source. And similarly I2, because it is also in the same direction as the source, is going to be -25 amperes. बाकी जो करंट्स हों, बाकी जो 3 करंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये हमें फाइंड करने होंगे, और यहाँ पे एक सुपर मैश भी बनेगा. ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट मैश एनालिसिस इज गोइंग टू बी it's going to give you a tough time. On the other side, if you just choose to go with nodal analysis, then yes, we do have a super node here, but we just have 3 nodes. ठीक है, इन 3 nodes के अलावा there is just a reference node in the circuit and there are no more nodes. ठीक है, तो for instance let's go ahead and apply nodal analysis to node 1. ठीक है, this is going to be V1 minus V2 divided by 3 plus V1 minus V3 divided by 4 equals -3 -8, because -3 and -8 enter the node and these quantities or these currents exit the node. So this is the equation at node 1. इसी तरह से node 2 3 it's a super node. ठीक है, so let's just say super node 2 3, this is node 1. ठीक है, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी. ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी V2 divided by 1 plus V2 minus V1 divided by 3 minus 3 plus V3 minus V1 divided by 4 plus V3 divided by 5 minus 25 equals 0. तो ये एक हमें सुपर नोड से इक्वेशन मिली. ठीक है, इसको हम रीअरेंज करेंगे in order to find the equation in the general form. And besides this equation, the last equation, which also comes from the super node, is easily V2 minus V3 equals -22. Yeah, V3 minus V2 equals +22. ठीक है, so this is your third equation. इसमें से हम equation 2 निकालेंगे, इसमें से equation 1 निकालेंगे, and we would have solved this problem.
जो इन्होंने यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस प्रॉब्लम? जी जी। एक्चुअली ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, इट्स जस्ट के द वे इट्स ड्रॉन इट सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज़ ये कि वाई डेल्टा जो है ना वो एक रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन या उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे मुझे तो कोई भी वाई डेल्टा नेटवर्क नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी वाई डेल्टा नेटवर्क नहीं है जिसको आप ट्रांसफॉर्म करें, यानी कोई डेल्टा नहीं है जिसको वाई में ट्रांसफॉर्म करें, कोई वाई नहीं है जिसको डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। तो वो भी नहीं हो सकता, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अंदर कोई दिस प्रॉब्लम इज नॉट डिजाइंड फॉर इलस्ट्रेटिंग series parallel combinations या circuit reduction using y delta transformations. The problem is designed for illustrating the you know differences if you apply nodal or mesh analysis to analyze the circuit. तो इट्स नॉट रियली दैट कॉम्प्लेक्स। अगर इसको तसल्ली के साथ थोड़ा सा आप देखें तो यू विल फाइंड कि इसके अंदर 3 ही नोड्स हैं, या फिर 5 मैशेज हैं, ठीक है। लेकिन इफ़ यू फाइंड कि यार अगर आपको लग रहा है कि इट्स डिफिकल्ट, तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू रीड्रॉ इट। मतलब ये अगर 4 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, इसको हम यूँ ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको यहाँ पे 3 ओम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वोल्टेज सोर्स आ गया माइनस प्लस, ये बेसिकली है 22 वोल्ट्स, ठीक है। ये 3 ओम है, और ये 3 ओम के पैरेलल में आपके पास एक एक करंट सोर्स है। ये करंट सोर्स की वैल्यू है -3 एम्पेयर्स। इसी तरह से -8 एम्पेयर को हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज -8 एम्पेयर्स, दिस इज 1 ओम, ठीक है। ये आपका रेफरेंस नोड आ गया। सो दिस इज द रेफरेंस नोड एंड यहाँ पे हमारे पास एक 5 ओम का रजिस्टर आ गया, एंड यहीं पे इसी के पैरेलल में हमें एक करंट सोर्स मिलता है विच इज़ -25, ठीक है। सो इफ़ यू फील कि ओरिजिनली द सर्किट एज ड्रॉन ओरिजिनली इज कॉम्प्लिकेटेड, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू रीड्रॉ इट। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, if you get comfortable with this sort of circuit diagrams, तो I think the originally given circuit is easier to analyze, क्योंकि उसके अंदर the number of उसके अंदर ये आइडेंटिफाई करना कि which are the 3 nodes और how many nodes दे रहा है, ये बहुत ईजी है। अगर इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे ना तो इसके अंदर हमें टाइम लगेगा। अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, सॉरी, इस तरह से अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें टाइम लगेगा ये सोचने में कि यार इसमें नोड्स हैं कितने, ठीक है। ओके, सुपर मैश बेसिकली अज्यूम करें कि ये I1 है, अज्यूम करें, और ये I2 है। दीज आर द 2 मैश वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो अगर हमें सुपर मैश अप्लाई करना है इस लूप के ऊपर, तो वी कैन से अगर हम यहाँ से चलते हैं, दिस वुड बी द पॉजिटिव टर्मिनल फॉर I1 बिकॉज I1 इज एंटरिंग दैट टर्मिनल। उसके बाद हम इस एलिमेंट पे आ जाएंगे, दैट वुड बी 22, ठीक है। फिर हम जो सुपर मैश वाली ब्रांच है उसको इग्नोर करेंगे और हम सीधा सीधा 3 ओम रजिस्टर पे आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 3, और इस 3 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? एक्चुअली हाँ, ठीक है, इसके थ्रू I2 माइनस इसको चले कह देते हैं I3, तो I2 माइनस I3 हो जाएगा, एंड दैट्स इट। ये इसकी सुपर मैश की इक्वेशन है। तो किसको? सुपर मैश का जो सोर्स है, जो ब्रांच है, इसको बिल्कुल इग्नोर किया है, ठीक है। पहले हमने जो रेजिस्टर था उसके अक्रॉस वोल्टेज देखा विच इज़ 4I1, फिर हमने इसका वोल्टेज देखा, ये जो वोल्टेज सोर्स था विच इज़ +22। उसके बाद फिर हम इस रजिस्टर पे आ गए, ठीक है, ब्रांच को हमने इग्नोर किया, ठीक है। और इसके थ्रू कौन से करंट्स फ्लो हो रहे हैं या कौन से मैश करंट्स फ्लो हो रहे हैं रादर, I2 एंड I3, और जो नेट करंट है इस रजिस्टर के थ्रू वो है I2 माइनस I3, द होल थिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो इसकी सुपर मैश से जो है हमें इक्वेशन मिली, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन मिलती है वो क्या होगी? वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। वो बेसिकली है I1 माइनस I2 इक्वल्स 3, ठीक है, क्योंकि 3 एम्पेयर्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज I1 बट इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज I2। तो बेसिकली हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी,
So the super mesh is going to give you 2 equations. ठीक है, और इसको मैं ज़रा पहले रिमूव करूँ जो मैंने इसके ऊपर एनोटेशन की हुई है। एनीवे, सो ये बेसिकली I2 था, ये I1 था, ये I3 है, अज्यूम करें ये I4 है और ये I5। सारी क्लॉकवाइज लेनी फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। जो इस ब्रांच के लिए जो इक्वेशन निकलेगी, जो सुपर मैश के लिए दूसरी इक्वेशन होती है, वो है I1, बिकॉज I1 गोज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। -I2 इक्वल्स -3। हाँ बिल्कुल ठीक है, -3 है, आप सही कह रहे हैं, मैंने शायद ये माइनस साइन देखा नहीं था, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी I1 -I2 इक्वल्स -I3, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई थी, सो दैट वाज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, एंड यू नीड 3 more equations because you have 5 वेरिएबल्स है। तो 2 वेरिएबल्स तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो I3 है, I3 itself जो कि इस मैश के अंदर है, दैट इज क्लियरली इक्वल टू -8 एम्पियर्स, ठीक है, दिस इज माइनस। इसी तरह से जो I5 है, इट इज क्लियरली इक्वल टू -25 एम्पियर्स। तो 2 वेरिएबल्स तो यहीं के यहीं सॉल्व हो जाते हैं। और I4 जो लूप है, I4 जो मैश 4 है, उसके लिए वी कैन राइट आउट द मैश इक्वेशन 5 times I4 minus I5 plus 1 ohms into I4 minus I3 minus 22 equals 0। तो बड़ी स्ट्रेट सीधी सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ये आ जाएगी। तो मैश एनालिसिस से भी अगर करना चाहें तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, it's just के the number of equations or the number of variables you have is more than the scenario where you will do where if you do nodal analysis, ठीक है। अच्छा, उसके बाद you have another example जो कि बज़ाहिर कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन if you just give it some time तो इतना problematic है नहीं। Specifically if you want to do nodal analysis and इनफैक्ट अगर नोडल करें या मैश करें, दोनों केसेस में इट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। अगर नोडल करते हैं तो अगेन यू विल एंड अप विद 2 सुपर नोड्स। लेकिन खैर ये जो सुपर नोड है, ये वाला, ये एक नॉन रेफरेंस और रेफरेंस के बीच में है, और ये वाला जो सुपर नोड है, ये एक फुल सुपर नोड है, इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा। बट द कैच इज कि आप जो सेंट्रल नोड है उसको रेफरेंस कह दें। इफ यू असाइन इट द रेफरेंस, मतलब उसको ग्राउंड अगर कर देते हैं, तो ये वाला जो काम है ना, ये इस सुपर नोड का, वो हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। एंड जो कॉर्नर नोड्स हैं जितने भी, V1 V2 V3 V4, तो ये टोटल 4 नोड्स आपके बनते हैं, इसके अलावा और कोई नोड नहीं है इस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इतना इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू ट्राई एंड एनालाइज दिस सर्किट। लेकिन आप रेफरेंस को जहाँ भी ले जाएं, मैश एनालिसिस के केस में यू विल एंड अप विद अ वेरी लार्ज सुपर मैश। इनफैक्ट मैश 1, मैश 2 और मैश 3 तीनों मिलके एक सुपर मैश बनाएंगे। सो फॉर अगेन मैश एनालिसिस भी किया जा सकता है, लेकिन ये कि नोडल एनालिसिस भी किया जा सकता है। तो आई वुड एनकरेज यू कि आप अपने एंड पे इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें and try and do nodal analysis as well as mesh analysis। यहाँ पे इन्होंने नोडल एनालिसिस किया हुआ है, तो हम भी इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं सर्किट को। बेसिकली इफ यू कंसिडर दिस सुपर नोड, ठीक है, विच इज V1, तो V1 is clearly equal to -12 volts because this central node is the reference node, ठीक है। तो V1 तो आपको easily मिल जाता है -12 volts के बराबर है, ठीक है। एक वेरिएबल यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, बाकी रह गए 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू एनालाइज नोड 2, तो नोड 2 के ऊपर नोडल एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V2 minus V1 divided by 0.5 ohms -14 plus V2 minus V3 divided by 2। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इक्वेशन मिल रही है हमें, इसको कह देते हैं 1, इसको कह देते हैं 2, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इक्वेशन है, 2 मिल गई हमें। और then we can analyze the super node which is composed of nodes 3, 4, ठीक है। तो एक इक्वेशन V3 minus V4 is equal to
0.2vy। एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल रही है, मतलब v3 माइनस v4 इक्वल्स 0.2vy। अब अगेन बार बार जिस तरह मैंने एम्फसाइज किया है कि यू नीड टू immediately eliminate variables that are associated with dependent sources, क्योंकि they don't have to do with the overall problem। मतलब जो नोडल या मैश एनालिसिस का प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं हमारे, हम उन पे फोकस करना चाहते हैं, ना कि हम जो है अपना टाइम वेस्ट करें इन बीइंग बॉदर्ड विद वेरिएबल्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज। इन द सेंस कि अगर हमें समझ नहीं आए तो हम गलती कर जाएं और वो एक फिफ्थ वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाए तो हम फिर सर पकड़ के बैठे होंगे। तो लेट्स जस्ट एलिमिनेट दिस वेरिएबल एंड in this particular case, Vy is given to be the voltage across the 2.5 ohm resistor with the positive voltage, positive terminal at node 4 and the negative terminal at node 1. So V3 minus V4 equals 0.2 times Vy. So what is Vy? It is clearly equal to V4 minus V1. So basically we have eliminated Vy, and instead of Vy we have brought in variables V1 and V4, which are among the 4 variables that we are analyzing. तो यहाँ से आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन जो है वो आपको सुपर नोड की मिलेगी। तो सुपर नोड की इक्वेशन क्या होगी? V3 minus V2 divided by 2 minus 0.5 Vx, ठीक है, plus V4 divided by 1, okay, plus V4 minus V1 divided by 2.5. The whole thing should be equal to 0. अब ये इक्वेशन एक आपको मिल रही है, लेकिन इसमें अगेन बात वही है कि आपको Vx को एलिमिनेट करना है राइट हियर एंड राइट नाउ। सो Vx की जगह वी शुड प्लेस, व्हाट शुड बी प्लेस इंस्टेड ऑफ Vx? दिस इज योर Vx, नहीं एक मिनट सॉरी, Vx किधर है? दिस इज योर Vx, ठीक है, एंड Vx का पॉजिटिव टर्मिनल ये ऊपर है, इसका मतलब Vx इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक है। So Vx is equal to V2 minus V1. Again, two variables that are basically our node voltages. We can introduce them here instead of Vx, and we can get an equation that is basically in the standard or general form, and we will have the fourth equation. और इन चारों equations को जब आप जब solve करेंगे simultaneously, तो you will be able to get the node voltages. ठीक है जी, any questions? क्या चीज़ कितने मिनट में सॉल्व होनी चाहिए? यार इस तरह है कि देखें जो एग्ज़ाम होता है, अब असल में आजकल तो सिनारियो ज़रा डिफरेंट है ना, मतलब डिस्टेंस लर्निंग की वजह से हमें अपना जो एक असेसमेंट मैकेनिज़्म है उसको थोड़ा सा एक यानी डिफरेंट मैकेनिज़्म है, बट और क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। जो पहले हमारा असेसमेंट मैकेनिज्म था, हमारे पास 1 आवर टेस्ट होते थे और हमारे पास फाइनल एग्जाम होता था। तो जो 2 1 आवर टेस्ट होते थे वो बेसिकली 1 आवर के होते थे, मतलब 50 मिनट्स नहीं, पूरा घंटा होता था। तो उसके अंदर जब मैंने सर्किट एनालिसिस पहले पढ़ाया है, उसमें आई वुड बेसिकली गिव 3 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन 1 आवर। तो 20 मिनट्स के हिसाब से अगर आप टाइम लगाएं तो 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन भी इसी तरह के होते हैं, मतलब जाहिर बात है अगर नोडल एनालिसिस में दूंगा तो नॉर्मल नोडल एनालिसिस तो नहीं दूंगा ना, जाहिर बात है सुपर नोडल एनालिसिस दूंगा। इसी तरह से अगर मैश एनालिसिस देना है तो सुपर मैश दूंगा, ऑब्वियसली बात है। तो थोड़ा सा जाहिर बात है कि सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम होता है, इतना ईजी नहीं होगा। तो डेफिनेटली 20 मिनट्स आप अपने जहन में रखें। इसी तरह से जब मैं फाइनल एग्जाम में पेपर बनाता हूँ जो कि 3 घंटे का होता था या होता है, उसके लिए टिपिकली आई वुड गो फॉर 10 क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर डिफिकल्टी लेवल। तो 10 क्वेश्चंस जो हैं वो अगेन अगर आप घंटे में 3 करते हैं तो एक आपको थोड़ा सा बफर टाइम कहीं से मैनेज करके यू हैव टू कंप्लीट 10 क्वेश्चंस। तो या अगर ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस हैं तो 8 to 9 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह है। तो रफली 20 मिनट्स आप जहन में रखें, 15 to 20 मिनट्स। अच्छा जी, so this is basically the last example, mesh analysis with a dependent source, and इसके अंदर जो जो चीज़ है वो ये है कि it's obviously going to be a super mesh because there is a current source, a dependent current source between two meshes. एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला जो सोर्स है ये
This sort of simplifies our life because we can simply say I1 is equal to 15 amperes. तो ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया, और जहाँ जो चीज़ सॉल्व होगी डेफिनेटली वहाँ डब्बा बनाना है हमने, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 भी कह रहे हैं क्योंकि सब्सिक्वेंटली वी विल बी यूजिंग इट एज वेल। उसके बाद I2 और I3 यानी मैशेस 2 एंड 3 रह जाते हैं। अब मैश 2 जो है उसके लिए जो है वो यू कैन सिंपली से I2 माइनस I1 प्लस 2I2 माइनस 3I2 प्लस 3I, नहीं एक मिनट, माइनस क्यों लिखा है मैंने, प्लस 3I2 होना चाहिए ना ये, this would be minus 3I3, this is equal to 0, ठीक है। So this is going to be I1 minus I1 6I2 minus 3I3 equals 0. So this is in the standard form, इसको हम equation 2 कह देते हैं। अब हम आते हैं सुपर मैश पे। अच्छा, the good thing about the super mesh is कि, या the interesting thing I should say, इसके जो, because the super mesh has to do with variables I1 and I3, but it so turns out कि I1 तो already solved for है, ठीक है। therefore super mesh का केस जो है हमारा थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, इजी भी हो जाता है। और इसको किस तरह से करना है हमने, ये थोड़ा सा इसको सोच लेते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अगर एक कन्वेंशनल मैश एनालिसिस लगाएंगे ना यहाँ पे, तो हम एक बल्कि लगा के देखते हैं ताकि चीज़ जो है ना वो और क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस टर्मिनल ऑफ द 3 ohm resistor. तो I say because I3 enters this terminal, so it would be positive with respect to I3, so I would say 3I3 minus 3I2, ठीक हो गया। उसके बाद हम 1 ohm के ऊपर चले गए, we say plus I3, ठीक है। फिर ये जो ब्रांच है पूरी, ये सुपर मैश की ब्रांच है, तो आई हैव टू इग्नोर इट, आई कैन नॉट यूज़ इट। वाई? बिकॉज अगर मैं 2 ohm रजिस्टर का एक वोल्टेज लिख भी लूँ मिसाल के तौर पे 2I3, तो आगे जो करंट सोर्स है उसका क्या करूँगा, इसका तो वोल्टेज मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आई विल बी स्टक, आई कैन नॉट सॉल्व इट दिस वे। देयरफॉर सुपर मैश क्या कहता है, सुपर मैश कहता है कि मूव ऑन, इग्नोर दिस ब्रांच विद इन विच देयर इज अ करंट सोर्स एंड गो टू दी अदर लूप, अदर मैश। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं अदर मैश में जाऊँगा वहाँ भी एक करंट सोर्स आ रहा है, so I have to ignore that, I cannot use that as well, so I'm stuck, I cannot apply my super mesh analysis, ठीक है। so in this scenario what should I do, क्योंकि मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। बड़ा वैसे इजी है इसका आंसर, एनीबडी फ्रॉम द क्लास कैन आंसर। क्यों, उससे क्या होगा? मैश एनालिसिस में रेफरेंस नोट का काम ही कोई नहीं है, वैसे आंसर बड़ा इजी है। देखें, जो सुपर मैश के अंदर से तो 2 इक्वेशंस आती है ना। जी बिल्कुल, क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, बल्कि लेट मी डेमोन्स्ट्रेट द क्वेश्चन दोबारा से। बेसिकली इस मैश के ऊपर मैंने मैश एनालिसिस लगा दी एंड आई गॉट I1 इक्वल्स 15 एम्पियर्स, एक इक्वेशन मिल गई। फिर मैंने इस मैश के ऊपर भी मैश एनालिसिस कर दी एंड आई गॉट माई सेकेंड इक्वेशन, वो जो भी है वो हमने निकाल ली थी, उसको उसके ऊपर दोबारा नहीं जाते। नाउ आई वॉन्ट टू एनालाइज माई सुपर मैश, ठीक हो गया। सुपर मैश एनालाइज करने का तरीका क्या है कि वी विल स्टार्ट फॉर इंस्टेंस एट दिस टर्मिनल ऑफ दिस एलिमेंट, सो आई से 3I3 माइनस 3I2, ठीक हो गया, प्लस I3 बिकॉज आई अराइव्ड एट दिस एलिमेंट हेयर। उसके बाद दिस इज हाउ आई एम अप्लाइंग माई सुपर मैश एनालिसिस, यानी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, सुपर मैश कहता है कि यू हैव टू इग्नोर दिस ब्रांच बिकॉज यू नो इफ आई डोंट इग्नोर इट, तो व्हाट विल आई डू, आई विल से 2I3 माइनस 2I1, ठीक है। 2 ohm रजिस्टर भी हो गया, लेकिन आगे जो करंट सोर्स है उसका क्या करूं, उसका वोल्टेज तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो यही तो असल कहानी तो सारी यही है ना सुपर मैश की, कि जिस भी ब्रांच में अगर मैश किसी 2 मैशेस के बीच वाली जो नेबरिंग, यानी 2 मैशेस की जो नेबरिंग ब्रांच है या जॉइंट ब्रांच है, उसके अंदर अगर कोई करंट सोर्स आता है तो वी कैन नॉट अप्लाई KVL, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि हमें उसका वोल्टेज तो पता ही नहीं उस ब्रांच के अक्रॉस, तो वी कैन नॉट यूज दिस। तो सुपर मैश ये कहता है कि मूव ऑनवर्ड एंड गो टू द नेक्स्ट मैश विच इज इन्वॉल्व इन द सुपर मैश, तो हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वी एनकाउंटर अनदर करंट सोर्स और इसका भी वोल्टेज हमें नहीं पता, तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन एट ऑल, मतलब कोई इक्वेशन हम जनरेट कर ही नहीं सकते सुपर मैश की,
इस तरह से, ठीक है। तो नाउ वे डू आई ब्रिंग माई थर्ड इक्वेशन फ्रॉम, दैट इज द क्वेश्चन, बिकॉज आई नीड 3 इक्वेशंस बिकॉज आई हैव 3 वेरिएबल्स. I1 equals I2 plus I3, नहीं, 2 ओम, सॉरी क्या, Vx नहीं, 1/9, 1/9 Vx फ्लो कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा. नहीं, लेकिन आप दोनों जो हैं वो तकरीबन तकरीबन पहुंच रहे हैं, अगर सोचेंगे तो पहुंच जाएंगे. जी जी, निकालें, बताएं क्या क्या इक्वेशन बनेगी. -15 को छोड़ें, I1 के टर्म्स में मुझे बताएं. तकरीबन सही पहुंच गए हैं आप लोग, लेकिन ये कि एग्जैक्ट इक्वेशन बताएं मुझे. बड़ा सिंपल है वैसे सोल्यूशन. ये माइनस साइन आप भूल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है. दिस इज द करेक्ट, दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग यू गाइस अबाउट. एंड द रीज़न आई वाज सेइंग कि दिस इज सो इजी इज बिकॉज जब भी हम कोई सुपर नोड लगाते हैं या सुपर मैश लगाते हैं, तो उसमें से हमेशा 2 इक्वेशंस निकलती हैं. अगर सुपर नोड है तो एक तो सुपर नोड को एनालाइज करके प्रॉपर नोडल एनालिसिस करके, और विद इन दैट सुपर नोड भी दोनों नोड वोल्टेजेस को माइनस करके जो ब्रांच के अंदर जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम इक्वल प्लेस करते हैं उसके. इसी तरह से सुपर मैश में एक इक्वेशन तो ये है ना जो हम नहीं कर पा रहे. वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अगले मैश में भी एक करंट सोर्स लगा हुआ है. लेकिन दूसरी इक्वेशन तो वो हम सब भूल गए थे अभी, ठीक है. तो वो अब जाके थोड़ा सा आप लोगों ने सोचा है तो यू आर गेटिंग देयर, एंड दिस इज दैट इक्वेशन. ये हम इन एनी केस सुपर मैश के लिए हमें कंप्यूट करनी होती है. सो आई वाज सेइंग कि देखिए, जब भी आप सुपर मैश अप्लाई करेंगे तो एक तो केवीएल की इक्वेशन तो लगानी है सुपर मैश पे, जो इस केस में हमसे नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पे एक मैश सॉरी एक एडिशनल करंट सोर्स आ रहा है दूसरे मैश में भी. तो वी कैनॉट एक्सटेंड द केवीएल इनटू दिस मैश. बट व्हाट अबाउट द अदर इक्वेशन, वो हम क्यों भूल रहे थे? दैट इज बेसिकली I1 माइनस I3 इक्वल्स -1/9 Vx, ठीक है, जो काफ़ी सोचने के बाद आप लोगों को समझ में आई. तो ये चीज़ नहीं भूलनी, ठीक है. अच्छा, अब हमने इक्वेशन निकाल ली है. अब वी कैन एलिमिनेट द डिपेंडेंट वेरिएबल. वी शुड एलिमिनेट द वेरिएबल एसोसिएटेड विद द डिपेंडेंट सोर्स. तो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू दैट. -1/9, what is Vx equal to? Vx is equal to, बिल्कुल, 3 times I3 minus I2. So into 3 times I3 minus I2. Because Vx is the voltage across this resistor with the positive terminal assigned over here. तो हमने I3 के हिसाब से देखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल ये I3 के हिसाब से है और नेगेटिव I2 के हिसाब से. So we say plus I3 minus I2, and obviously we have to use Ohm's law, so we must use 3. ठीक है. तो ये बेसिकली आपकी इक्वेशन है, द थर्ड इक्वेशन दैट वी वर आफ्टर, दैट वी वर ट्राइंग टू हंट, एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर मैश एनालिसिस. ठीक है. तो यहाँ पे इसका ये सोल्यूशन हुआ है, इनफैक्ट आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है. एंड दिस इज वेयर वी एंड दिस लेक्चर, एंड काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली हमने आई थिंक एग्जाम्पल्स को भी देखा है इस लेक्चर के अंदर. एंड आई सॉर्ट ऑफ deliberately spent quite a lot of time on this lecture because बहुत सारे इसके अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बार बार सुपर इम्पोज होते हैं और बार बार बेसिकली री-इन्फोर्स होते हैं. सो होपफुली बहुत सारी चीज़ें, पैसिव साइन कन्वेंशन है, KCL KVL कैसे लगा सकते हैं, करंट्स की डायरेक्शन मैश एनालिसिस में, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ फ्रीडम वी हैव, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं. Now your assignment 2 is due sometime. I don't remember when, but basically it has to do with nodal and mesh analysis. ठीक है. तो इंशाल्लाह हम because it's the time is over, so we won't start the next lecture which is on superposition, linearity and superposition. But before we end the lecture, I want to basically just give you a quick overview of what we will be doing, in the near future. बेसिकली हमने जो किया है ना वो एनालिसिस टेक्निक्स के अंदर अगर बात करें, पहले तो हमने बेसिक लॉज पढ़े हैं, ठीक है, जिसके अंदर ओम्स लॉ है, KCL KVL है, सीरीज पैरेलल रिडक्शंस हैं और वाई डेल्टा है.
ठीक है, तो ये तो चीज़ें हमने पहले की। उसके बाद हमने एनालिसिस टेक्निक्स में क्या क्या कर लिया है। वी हैव डन मेथड बाय इंस्पेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हम KCL KVL या ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। देन वी हैव डन प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस, एंड नाउ रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड नोडल एंड मैश एनालिसिस। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे अपने कोर्स के अंदर, एंड वी विल फोकस ऑन सर्किट थ्योरम्स, ठीक है। सर्किट थ्योरम्स में जो सबसे पहला है वो हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन। एंड द सुपरपोजिशन थ्योरम और प्रिंसिपल assumes linearity of circuits as a precursor, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि linearity क्या होती है, सुपरपोजिशन क्या होती है। उसके बाद we will look at another theorem and technique called source transformation. Then we will look at one ports. What are one ports? Which basically it's not exactly a theorem, but one ports are a precursor or a prerequisite for studying Norton and Thevenin equivalents, which are theorems. And उसके बाद मैक्स पावर ट्रांसफर ये भी एक थ्योरम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल मूव ऑन टू RC एंड RL सर्किट्स। हम RLC नहीं पढ़ेंगे, हम RC एंड RL सर्किट्स पढ़ेंगे। एंड वी विल नॉट लुक एट द रिस्पॉन्स ऑफ RC एंड RL सर्किट्स टू AC voltage sources. We will only look at their responses to DC voltage sources. इनके रिस्पॉन्सेज को हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। एंड इफ टाइम परमिट्स, तो सॉरी आई लॉस्ट दैट स्लाइड, बहरहाल इट्स रिकॉर्ड हो रहा है, तो होपफुली यू शुड बी एबल टू look at it. And if time permits, we will have a quick introduction of operational amplifiers, लेकिन हो सकता है ये लैब में ही मैडम आप लोगों को करा दें, ठीक है। सो दैट्स इट आई थिंक फॉर दिस लेक्चर। और जो बाकी हमारा पूरा कोर्स रह गया है वो मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दिया है कि आगे हमने क्या क्या करना है, ठीक है। तो that's it. So let me know if there are any questions.